नमस्ते दोस्तों, लवली जी के ट्रिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने संवेग पढ़ लिया है, आवेग भी पढ़ लिया है। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं आपके सामने, गति के नियम। न्यूटन के गति के नियम से डिस्कस से पहले मैंने ये जो ईयर लिखा है इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि न्यूटन साहब हमारे 1643 ईस्वी से लेकर 1727 ईस्वी तक इनका दौर रहा। इस दौर के अंदर ये बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। न्यूटन साहब क्या थे? बहुत ही बड़े मैथमेटिशियन थे, लेकिन इन्होंने फिजिक्स में टांग अड़ा दी। फिजिक्स में इन्होंने गति के नियम दिए, फिजिक्स के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स दिया, फिजिक्स के अंदर भी रुचि इन्होंने रखी। और इसी के साथ न्यूटन ने हमें एक फिजिक्स के इर्द गिर्द हमें चलाए रखा। लेकिन गति के जो प्रथम नियम है ये क्या है? गति का प्रथम नियम से बात करेंगे हम, जब कोई वस्तु स्थिर है या गतिशील है। दो चीजें होती है, या कोई वस्तु स्थिर है या गतिशील है। प्रथम नियम क्या कहता है गति का? प्रथम नियम ये कहता है जब कोई वस्तु है वो स्थिर है या गतिशील है, तो इस परिभाषा को आप ध्यान से देखो और इसको लिख लो आप अपने कॉपी में, तो वह तब तक उसी अवस्था में बनी रहती है। क्या? उसी अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई भारी बल कार्यरत ना हो। मान लो कोई स्थिर अवस्था में, तो वो स्थिर में ही रहेगी। अगर मैं उस पर फोर्स लगाऊं तभी वो भारी आगे की तरफ खिसकेगी, अदरवाइज वो आगे नहीं जाएगी। और कोई वस्तु चल रही है, वो एक समान गतिमान तरीके से चलती रहेगी जब तक मैं उस पर कोई भारी बल ना लगा दूं, या फिर मैं उस पर कोई गाड़ी चला रहा हूं और गाड़ी चलाते समय ब्रेक ना लगा दूं, तब तक वो चलती रहेगी, एक समान गति से चलती रहेगी। यही गति न्यूटन साहब का गति का प्रथम नियम है। इसके अंदर एक टॉपिक आया जड़त्व। मतलब ऐसा क्या है? जड़त्व आया। ये जड़त्व क्या है? जो हमारे परिवार के अंदर आपने देखा होगा, रिलेटिव्स जो होते हैं वो किसी ना किसी की टांग खींचते रहते हैं। वैसे ये जड़त्व क्या है? टांग खींचना है। और ये टांग खींचने का मतलब क्या है? ये किसी ना किसी का विरोध करता है। मान लो ये बोलता है कि साहब, या फिर आप ना विराम अवस्था में हो तो विराम अवस्था में ही रहो, या फिर आप गति कर रहे हो तो गति अवस्था में ही रहो, उसको ही हम। और ये जो विरोध करता है, विरोध क्या करता है? भाई तू विराम अवस्था में, विराम अवस्था रहने में का विरोध करता है, तू चल। और जब ये गति कर रहा है तो वो नहीं रुक, तो उस अवस्था को हम क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। और ये जड़त्व हर एक स्थिति को प्रेजेंट किया जाता है हमारे देश में। लेकिन ये एक टॉपिक पॉइंट लिखा मैंने, द्रव्यमान का माप ही उसका जड़त्व का माप है। ये क्या है? जैसे एग्जांपल देता हूं मैं। मान लो हम किसी बस में चल रहे हैं और एकदम से किसी ने ब्रेक लगा दी, और ब्रेक लगाने से जैसे ही ड्राइवर ने ब्रेक लगाया वैसे ही हम एकदम से आगे की तरफ झुक जाते हैं। लेकिन हमारी जो पोजीशन है वो वहीं रुकी रहती है और हम आगे की तरफ चले जाते हैं, हमारी टांग वहीं रहती है। उसका कारण क्या? द्रव्यमान। हमारा जो द्रव्यमान है वो हमें हमारा विरोध करता है। नहीं, मैं तो इसी अवस्था में बना रहना चाहता हूं, लेकिन मैं आगे की ओर चला जाना, मतलब उसके बाद मोशन हो गया। और मोशन होने की वजह से क्या हुआ? वो आगे की तरफ। इसका मैंने एग्जांपल भी लिखा है कि ये एग्जांपल क्या है? हमारे कंपटीशन एग्जाम में आए हुए हैं तीनों। ये हमारे क्या आया है कि ये चलती हुई बस से अचानक रुक जाना किस गति का नियम है? तो न्यूटन के प्रथम नियम का ये एग्जांपल है। फिर हम जब गद्दा होता है हमारा, जब मिट्टी से भरा होता है, अब नोटिस क्या होगा? गद्दे को हम बार बार उस डंडे से मारते हैं। जैसे ही डंडे से मारते हैं वो गद्दा क्या होता है? मोशन करने लग जाता है। और जैसे ही मोशन करता है, वो कण होते हैं, धूल के कण होते हैं, वो तो गति नहीं करना चाहते, क्योंकि जड़त्व इसमें जड़त्व लग गया। जड़त्व क्या कहता है? द्रव्यमान का माप ही क्या है? जड़त्व है। तो वो उसका जो द्रव्यमान है, कण का जो द्रव्यमान है, वो नीचे की तरफ ना आए। नीचे की तरफ बोल रहा है मैं तो यहीं स्थिर अवस्था में हूं, तो वो तो वहीं रुक जाता है। लेकिन गद्दा हमारा मोशन करने लग जाता है। जैसे ही गद्दा हमारा मोशन करने लगेगा और मिट्टी के जो कण है वो नीचे की तरफ, धूल नीचे की तरफ चली जाती है। ये एक सिद्धांत होता है हमारे गति का प्रथम नियम से। धूल के जो कण है, गद्दे पर डंडे से मारने से उसमें धूल के कण निकलना शुरू हो जाते हैं। थर्ड नंबर पर जो आपको एग्जाम्पल मैंने दिया है, जो पेड़ पौधे होते हैं, आपने कभी देखा होगा, उस पेड़ पौधे के अंदर जो शाखाएं हिलती है, जो पेड़ पौधे जो शाखाएं जो हिलती है हमारे, तो वो शाखाएं हिलती है तो वो लहराता है, अब उसमें मोशन लेकिन जो पत्ते हैं वो तो उसका विरोध कर रहे हैं ना, उसमें जड़त्व लगना। तो जड़त्व क्या है? द्रव्यमान का माप है। जब द्रव्यमान का जो माप है वो उसको गतिमान नहीं रहना चाहता, वो जब मैं यही स्थिर अवस्था में हूँ, वो स्थिर रहने की कंडीशन में होता है। इस कंडीशन में क्या है? पत्ते हिलते हैं और हिलने और उस पर जो फल लगा होता है, हम जब किसी फल पर जब मारते हैं तो फल नीचे गिर जाता है। इसका कारण ही क्या है? जड़त्व है। और यही पर न्यूटन साहब ने गति के प्रथम नियम का एग्जांपल दिया। न्यूटन साहब की गति का द्वितीय नियम के बारे में जानेंगे हम, और उसके बाद हम जानेंगे न्यूटन गति के तीसरे नियम। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है, और इसके से क्वेश्चन बन सकता है। ये एग्जाम्पल से क्वेश्चन बनेगा। या फिर ये जड़त्व, क्या गति के प्रथम नियम को एक जड़त्व का नियम भी कहते हैं दोस्तों? इसका थोड़ा ध्यान रखना आपको ध्यान रखना होगा कि जड़त्व का नियम किसे कहते हैं? गति के प्रथम नियम कहते हैं न्यूटन साहब। ये मैथमेटिशियन है हमारे न्यूटन साहब, और उन्होंने फिजिक्स में भी टांग अड़ाई।
तो आप कभी हम हमारे जीवन के अंदर हम फेल हो जाते हैं और हमें हम सोचने लगते हैं कि है ना हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं होता। कभी कभार हमारी रुचि अलग होती है, हमारा जीवन है वो अलग के साथ चलता है। तो न्यूटन साहब से हम सीख सकते हैं कैसे मैथमेटिशियन होने के बावजूद भी हमने फिजिक्स में रुचि ली उन्होंने, और फिजिक्स को एक अच्छा सा उन्होंने नियम दिए, गुरुत्वाकर्षण का नियम भी उन्होंने दिया, गति के प्रथम नियम दिए। अब गति के द्वितीय नियम पर हम आते हैं और गति के तृतीय नियम को पढ़ेंगे थोड़ा सा। दोस्तों न्यूटन का प्रथम नियम हमने देखा और गति का द्वितीय नियम हम देखेंगे, न्यूटन का द्वितीय नियम। अब गति का जो द्वितीय नियम है उसको पहले परिभाषा देख लो, जो कि किताब में लिखा हुआ है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल, थोड़ा सा ध्यान है इसको, असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपाती होती है। ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया आपको, समझ में नहीं आया कि ये बोला क्या है, संवेग में परिवर्तन की दर समझ में नहीं आया, असंतुलित बल क्या है पता नहीं, और ये परिवर्तन इसको थोड़ा सा ध्यान में देखना आप। अब थोड़ा सा मैं इसको समझाता हूँ, इसको थोड़ा सा देखते हैं। मान लीजिए कोई पार्टिकल m है और m पार्टिकल की वो वस्तु है, वो गतिमान है, गति है। अब देखो ध्यान से, मैंने असंतुलित बल के बारे में बताया। असंतुलित बल का मतलब क्या है, वो एक मोशन में है या फिर वो चल रही है। तो उसको ध्यान में देखते हुए एक पॉइंट को लिया, एक कोई वस्तु ली और वस्तु को मैंने गति दे दी इसको। जैसे ही गति दी तो यहाँ पर एक संवेग प्राप्त हुआ, क्योंकि गति का प्रथम नियम जड़त्व का नियम जो कहते हैं। और उसके बाद हमने संवेग के बारे में पढ़ा। संवेग क्या कहता है, यहाँ एक पॉइंट m द्रव्यमान की कोई वस्तु है और दूसरे दो गतिमान है। अगर इसकी प्रारंभिक वेग u है तो उसके अंतिम वेग तो v होगा ना, इसको मैं v कंसीडर कर लेता हूँ। v कंसीडर क्यों, क्योंकि ये एक प्रारंभिक वेग और ये अंतिम वेग के रूप में देखो इसको। अब इसमें देखा है संवेग में परिवर्तन की दर, क्या दोस्तों, संवेग में परिवर्तन की दर। अब मैं इसको क्या निकालूंगा, संवेग में परिवर्तन की दर के साथ जो ये p2 है वो p1/t, और t क्या है, ये कितने समय में यहाँ तक पहुंची, कितना समय इसमें लगा m द्रव्यमान की वस्तु को दूसरे m जो वस्तु है उसके अंदर v वेलोसिटी प्राप्त करने में कितना टाइम लगा। ये जो समय है, जो दर है वो क्या है, संवेग में परिवर्तन की दर है। ये समानुपाती किसके है, दर और उस पर लगने वाले असंतुलित बल, मतलब वो मोशन में है, मतलब वो संतुलित रेस्ट पोजीशन में नहीं है, वो विराम अवस्था में नहीं है वो। तो विराम अवस्था नहीं होने के कारण मैंने असंतुलित बल लिखा है। यहाँ पर संतुलित, ये परिभाषा कभी कभार हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। संवेग में परिवर्तन दर को छुपा लिया जाए तो ये रिश्ता पूर्ति कर दो, या असंतुलित बल को या यहाँ पर संतुलित बल दोनों में छुपा लिया जाए तो ये क्वेश्चन बन सकता है। दूसरे संवेग में परिवर्तन की दर से ये क्वेश्चन निकल सकता है। अब इस जो संवेग में परिवर्तन की दर है, संवेग हमने क्या पढ़ा, P बराबर m इंटू v, पढ़ा नहीं पढ़ा, मतलब इस P को मैं क्या पढ़ूंगा, नुकसान पढ़ूंगा, क्योंकि जब नुकसान ही तो मैं इसको देखता हूँ, इसका देखना जो मेरा नजरिया है वो नुकसान है, और m इंटू v हुआ। जैसे ही m इंटू v हुआ तो ये समानुपाती किसके हुए, संवेग में परिवर्तन की दर। और असंतुलित बल क्या है, f है जो असंतुलित बल है, और बल की दिशा ध्रुवीय सदिश, बल क्या है, ध्रुवीय सदिश जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। और इसके अंदर m इंटू v, जो m द्रव्यमान p2 की वैल्यू मैंने m इंटू v ली और माइनस कर दी m इंटू बटे t, माइनस m u बटे t। अब क्या करता हूं दोस्तों, इस m मैं कॉमन निकाल लेता हूं, v माइनस u बटे t, v माइनस u बटे t, कॉमन निकाला। कॉमन निकालने पर आप थोड़ा सा ध्यान देना इस पॉइंट को। ये क्या है, ये दोस्तों त्वरण है। क्या है, त्वरण। और त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन। क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर बटे समय। क्या है, समय। तो आप ध्यान देना, ये क्या है, वेग में परिवर्तन की दर है। तो इसी से ये त्वरण है, ये रिप्रेजेंट करेंगे इसको, रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन से देखेंगे इसको। और इसका f समानुपाती है m है, ये समानुपाती निशान जरूरी है, ये समानुपाती निशान जरूरी है। और f समानुपाती है m है के, और इसको हटाने के लिए मैं क्या करता हूँ, f बराबर KMA लिख देता हूँ। और इस k की जो वैल्यू है दोस्तों, इसको 1 लिखेंगे हम। जब यदि k बराबर क्या है, 1, क्या है, k बराबर 1, और a की वैल्यू क्या देंगे, जब इस a भी क्या होगा, 1 होगा, 1 किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ये त्वरण है। और इसका m क्या है, द्रव्यमान भी क्या है, m है, 1 लेंगे। तो इस कंडीशन में हम क्या करें, f बराबर m है, f बराबर ma भी रिप्रेजेंट है। ये दोस्तों ये गति का दूसरा नियम है, जो कि
इंपॉर्टेंट भी है, इसको इसकी परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये परिभाषा थोड़ा जटिल है, इसको समझना बहुत जरूरी है। मैंने समझा दिया। संवेग में परिवर्तन दर, मान लो कोई मोशन कर रहा है और मोशन से यहाँ तक कोई वस्तु आ रही है, उसमें जो समय टी लग रहा है, दर लग रहा है, ये संवेग हो रहा है। इसमें जो संवेग का जो दर है P बराबर mv मैंने आपको पढ़ाया था और उसके बाद हमने अध्ययन किया और इस त्वरण से हमने ये इक्वेशन लिखी और इसके समानुपाती की, और समानुपाती करने के बाद हमारी जो वैल्यू है वो समानुपाती बराबर ma आया, क्योंकि इसमें वेग में परिवर्तन भी हो रहा है दोस्तों। अब हम तीसरा नियम देखेंगे न्यूटन का थर्ड नियम। दोस्तों गति का तृतीय नियम बहुत आसान नियम है, ये आप रोजमर्रा जिंदगी के अंदर इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा इसके बारे में पता भी है, हमने अध्ययन भी किया था प्रथम नियम द्वितीय नियम। लेकिन अब गति का तृतीय नियम, गति का तृतीय नियम हम सब जानते हैं और सबको पता भी है, हम रोजमर्रा जिंदगी में यूज भी करते हैं। कैसे? हम जब चलते हैं तो हमारे एक फोर्स लगता है, हम जब आगे की धकेलते हैं तो एक कोई हमारे जो फोर्स है उसके विपरीत दिशा में एक फोर्स और लगा है, क्रिया हो रही है, तो प्रतिक्रिया हो रही है, उसी फोर्स को प्रतिक्रिया बल, क्रिया और प्रतिक्रिया बल को ही क्या कहते हैं? गति का द्वितीय नियम कहते हैं दोस्तों। इसके अंदर साफ साफ मैंने लिखा है, जब किसी वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो दूसरी वस्तु भी उस पहली वाली वस्तु पर ताक्षणिक बल, क्या है इस क्वेश्चन हो जाएगा ताक्षणिक बल, थोड़ा सा इसको ध्यान रखना, ताक्षणिक बहुत क्षणिक ताक्षणिक बल लगाती है। इस बल का परिणाम पहले वाले बल के बराबर किंतु दिशा में विपरीत। मान लो ये बॉक्स है, ये आगे की तरफ, यह कोई बंदा है वो आगे की तरफ मूव करना चाहता है या चलना चाहता है, तो वो क्या रहेगा, क्या वो आगे की तरफ मूव कर रहा है तो उसको जो वो चलेगा उससे पैर है ना, पैरों की वजह से उसके पीछे की तरफ एक बल और कार्य करता है, तभी तो वो चल पाता है। या फिर जो नाव है, नाव के अंदर जो भी हम चलाते हैं नाव पीछे की तरफ हम कुछ ना कुछ अपने उस नाव के जो लकड़ी से हम पीछे की तरफ उसको धकेलते हैं, तभी वो आगे चल पाती है। और ये हमारे दैनिक जीवन में इसका उपयोग करते हैं हम। ये बहुत आसान सा है, कोई आप आराम से कर लोगे इसको, ठीक है। अब हम चलते हैं इसमें जड़ तो आघूर्ण के बारे में पढ़ेंगे, कोणीय संवेग के बारे में पढ़ेंगे और फिर उत्तोलक पढ़ेंगे। और लीवर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये भी न्यूटन का जो नियम है वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों हमने गति के नियम पढ़े, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, उसका संवेग पढ़ा, आवेग पढ़ा। उसके अंदर एक टर्मिनोलॉजी याद की, टक्कर हो रहा है, संवेग हो रहा है, टक्कर हो रहा है। ये टक्कर क्या है? टक्कर दो टाइप्स की होती है दोस्तों। कैसे? ये पहली बार तो आप पहले तो ये इसको लिख लो, इसको समझाने की कोशिश मैं करूंगा। मान लीजिए कोई भी यहाँ पर लिखता हूँ, हाँ यहाँ पर लिखते हैं। मान लीजिए कोई दो पार्टिकल है, m1 द्रव्यमान का और ये m2 द्रव्यमान का, ठीक है। और ये m1 है और ये m2 है। दोनों जब टकराने से इनसे कोई गतिज ऊर्जा का हानि नहीं हो, वो टकरा छू के चली गई हो और छू के चले जाने की वजह से क्या उसकी गति गतिमान रहेगी, वो गति से चलती रहेगी, उसमें कोई प्रभावित ना हो दोनों आपस में। तो उस कंडीशन में क्या कहते हैं? प्रत्यास्थ टक्कर है, इलास्टिक टक्कर कहते हैं, इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। इसके बाद अप्रत्यास्थ टक्कर क्या होती है? मान लीजिए कोई वस्तु है, इसमें इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो और इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो, संवेग संरक्षित रहता है, मतलब संवेग तो संरक्षित रहेगा, मतलब द्रव्यमान तो रहेगा और उसके साथ v वेलोसिटी रहेगी। इसका मतलब ये बहुत ज्यादा तेजी से, बहुत गतिमान गति से आपस में टकराएगी। जब आपस में बहुत गतिमान तेजी से टकराएगी तो दोनों में विकृति तो उत्पन्न होगी ना दोस्तों। विकृति उत्पन्न होगी, उसका गतिज ऊर्जा भी कम हो जाएगी, गति रुक जाएगी थोड़ी देर में आगे। तो रुकने की वजह से उसमें गतिज ऊर्जा की हानि हो रही है और इस कंडीशन में गतिज ऊर्जा की कोई हानि नहीं हो रही है। इसमें इन इलास्टिक में गतिज ऊर्जा की कोई हानि नहीं हो रही है और इसमें सिर्फ संवेग ही सुरक्षित रहता है। एम भी तो सुरक्षित रहेगा भाई साहब, रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि ये m1 तो इसमें है और ये भी m1 भी है, v1 बोल दिए और m2 v2 बोल दीजिए। कैसे बोल दीजिए? जब आपस में टकराएंगे ना तो इसमें क्या होगा, या फिर आप एक टक्कर उस बोर्ड में, आप जब बोर्ड पर नीचे टप्पा खाते हैं तो वो उसमें भी क्या है, इन इलास्टिक कोलिजन होता है। एक टाइम के लिए वो विकृति उत्पन्न होती है, क्योंकि वो एक टाइम के लिए उसकी गतिज ऊर्जा में ह्रास होता है, हानि होती है, उस कंडीशन में हम कोलिजन कहते हैं। अब हम बात करेंगे आगे दोस्तों, टक्कर पड़ लिया। टक्कर के बाद अब मैं एक टॉपिक लेकर आया हूँ, जड़त्व आघूर्ण। क्या लेकर आया? जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण क्या है? कोई वर्ताकार पथ पर जो भी गति कर रही है, कोई वस्तु गति कर रही है 3D के अंदर, इसमें 3D के अंदर, तो उस कंडीशन में जड़त्व आघूर्ण होता है। कैसे? जड़त्व आघूर्ण की परिभाषा थोड़ी सी देख लो आप। परिभाषा हमारी जो मैंने किताब में लिखी थी वैसे यहाँ पर लिखी। यदि कोई वस्तु घूर्णन गति कर रही है, जब कोई वस्तु घूर्णन गति कर रही है, आप कोई भी कैसे भी इसको ले सकते हो, आप जरूरी नहीं है आप इसको ना गोलाकार में ले सकते हो, इसको आप कैसे भी आपको जैसे पेन चलता है वैसे आप इसको गोलाकार कर दो या घूर्णन करा दो या फिर गति करवा दो घूर्णीकरण। घूर्णी अवस्था में परिवर्तन के लिए बाहर से बल आघूर्ण, एक ये तो पॉइंट आ गया, बल आघूर्ण क्या है?
बल आघूर्ण लगाया जाता है। बल आघूर्ण क्या है? जब ये मैं इस वस्तु को अगर वर्ताकार पथ पर गति करवा रहा हूं तो इस वर्ताकार पथ पर गति करवाने के लिए बल लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? बल लगाया जाता है ताकि वो आघूर्ण हो या फिर वो गति करने लगे उस घूर्णी अक्ष के सापेक्ष, घूर्णन अक्ष के सापेक्ष। ये जब इस अवस्था में घूर्णन कर रही है तो उसी को क्या कहते हैं? बल आघूर्ण कहते हैं। ये नया पॉइंट है, आप लिख लो, थोड़ा सा समझ लो इसको। और तो वस्तु बाहर के बल आघूर्ण का विरोध करती है। मैंने बोला इसमें जड़त्व वाला ही कंडीशन है। और ये जो बल आघूर्ण जो लग रहा है उसका जब उस बल आघूर्ण को विरोध करे उसी को क्या कहते हैं? जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। और जड़त्व मैंने आपको पढ़ाई है, पर बताया भी है, ये एक रिलेशन जो होता है, रिलेटिव्स जो होते हैं वो वैसे ये कार्य करता है। और वो जो जड़ बल आघूर्ण का विरोध करे उसी को जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। अब ये टर्मिनोलॉजी है I बराबर एप्सिलॉन I1 से लेकर n की वैल्यू m1 r1 स्क्वायर। ये कहां से आया ये थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको, क्यों जरूरी है, क्योंकि आपके कंडीशन में अप्लाई होगी। मान लीजिए एक वर्ताकार पथ पर है और इसका n कणों से मिलकर बना है। मान लीजिए जो वर्ताकार जो पथ है, मान जो भी घूर्णन अक्ष जो चल रहा है, जो रिजिड बॉडी है, द्रव जो वस्तु है वो n कणों से मिलकर बना है। जब n कणों से मिलकर बना होता है तो m1 मैंने ले लिया और इसकी जो दूरी ले ली वो r1 ले ली यहाँ पर, और ये m2 ले लिया मेरे, यहाँ ये m2 है दोस्तों, और ये दूरी क्या ले ली? r2 ले ली, और इसकी दूरी क्या ले ली? r3, और इसकी जो है ना मास लिया, द्रव्यमान लिया, उस n कण के लिए, वो एक कण के लिए m3 ले लिया। अगर मैं m1 द्रव्यमान के पारित अगर घूर्णन हो, m1 पारित के अधीन कोई घूर्णन हो तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? m1 r1 का होल स्क्वायर लूंगा। क्यों लूंगा? क्योंकि ये r दूरी है, क्या है? दूरी है, ये हमेशा स्क्वायर में आएगी। क्या? m1 r1 में स्क्वायर आएगा। इसके लिए ये जड़त्व आघूर्ण होगा, I बराबर I1 लिया, फिर उसका I2 लेना है मेरे को। जब I2 लूंगा तो उसके लिए जो द्रव्यमान होगा वो m2 होगा, और जो दूरी होगी वो r2 का होल स्क्वायर होगा। और जब n कणों के लिए, मान लीजिए n कणों के लिए, n कणों के लिए क्या होगा? mn होगा नहीं होगा दोस्तों? mn होगा, और ये क्या होगा? rn होगा, और होल स्क्वायर होगा। जब मैं इन तीनों को जोड़ दूंगा, टोटल जब मैं करूंगा इसका भाई इसके जड़त्व आघूर्ण का जब टोटल करूंगा, इनको सबको मैं ऐड करूंगा। सबको ऐड करना, जोड़, ये जोड़ ही है दोस्तों। क्या है? जोड़ ही है, क्योंकि इसमें मैंने L की वैल्यू है, I की वैल्यू वो 1 ली है, तब मैंने m1 की जगह m1 लिया और r1 लिया होल स्क्वायर। हमारे जो कंपटीशन एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि ये इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? जड़त्व आघूर्ण की ऐसा यूनिट क्या होती है? तो इसका किलोग्राम मीटर स्क्वायर होती है। और इस किलोग्राम जब हो जाएगा तो ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर कहां से? फॉर्मूले से देखा हमने। मैंने वो आपको बोला था, जो भी हम ऐसा यूनिट निकालेंगे इसको फॉर्मूले को देखकर हम ऐसा यूनिट आराम से निकाल सकते हैं। किलोग्राम m से रिप्रेजेंट करेंगे और r स्क्वायर वो m स्क्वायर से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसी विमेय सूत्र से हम क्या निकालेंगे? इसी ऐसा यूनिट से हम विमेय सूत्र को निकालेंगे। और ये विमेय सूत्र क्या होता है दोस्तों? m/L2T-0। इसका ये T0 सॉरी दोस्तों, T0 थोड़ा ध्यान देना, ये m किलोग्राम को हम m रिप्रेजेंट करेंगे, और मीटर है, ये क्या है? मीटर है दोस्तों। इसको L स्क्वायर से रिप्रेजेंट करेंगे और T0। मान लो ये फॉर्मूला अगर हमें याद होगा तो हम ऐसा यूनिट भी निकाल देंगे इसका जड़त्व आघूर्ण का, और विमेय सूत्र भी हम निकाल लेंगे दोस्तों हम जड़त्व आघूर्ण के बारे में बात कर रहे थे कोणीय। अब बात करेंगे कोणीय संवेग के बारे में। कोणीय संवेग क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। मैंने एक्सेस लिया, इसको दिशा के रूप में रिप्रेजेंट करना है आपको, क्योंकि ये एक दिशा होती है वाई जेड में, और जेड आप कुछ भी ले सकते हो। इसको वाई जेड ले सकते हो, इसको एक्स ले सकते हो, और इसको आप वाई ले सकते हो, या इसको एक्स ले सकते हो, इसको वाई ले सकते हो, या इसको जेड ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। इसकी परिभाषा क्या है? किसी कण, कोई भी जो कण है, कोई कण, अब मैं कण की बात करूंगा, क्या करूंगा? कण। ये जो कण है यहाँ पर, वो कण है कि रेखीय संवेग का किसी घूर्णन अक्ष के सापेक्ष, रेखीय संवेग के किसी घूर्णन अक्ष के पारित आघूर्ण उस कण का उस अक्ष के पारित कोणीय संवेग कराता है। ये परिभाषा तो लेकिन अब परिभाषा समझ में नहीं आई, ये बोला क्या गया है? रेखीय संवेग, घूर्णन अक्ष, पारित आघूर्ण, क्या है ये? जरा देखो, कोई कण है, वो इसी लंबवत दूरी पर कोई वस्तु है, लंबवत दूरी पर कोई कण है, या फिर कोई एक किसी भी एंगुलर मोमेंटम जो मैं दे रहा हूँ किसी भी कण को, जब एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो लंबवत दूरी में, मान लो ये लंबवत दूरी है, इसके लंबवत के सापेक्ष, इस लंबवत के सापेक्ष ये जब 90 डिग्री का कोण बनाएगी, और जब 90 डिग्री का कोण बनाएगी, और ये r क्या है यहाँ पर? ये दिशा है, क्या है ये? r एक
दूरी है, ये का आर एक दूरी है, और एक पी क्या है यहाँ पर संवेग है दोस्तों। ये कोणीय संवेग है, रेखीय संवेग। जो रेखीय संवेग होगा, मान लो कुछ तो इसका मोमेंट होगा, यहाँ से अगर मैं कोणीय संवेग करूंगा या कोणीय मोमेंटम जब करूंगा या एंगुलर मोमेंटम में चला जाएगा, ये जब ये वर्ताकार पथ में चलेगा तो ये 90 डिग्री एंगल पर होने की वजह से क्या होगा, आगे की तरफ जाएगा। आगे तो उसमें कुछ ना कुछ संवेग तो होगा ना दोस्तों, संवेग होगा तो वो रेखीय संवेग। और ये किसके लंबवत, किसके लंबवत, कोई दूसरा कण मैं लेकर आता हूँ, ये लंबवत मान लीजिए आप, इसके लंबवत ये कण है मान लो, और अक्ष से कण की लंबवत दूरी, अक्ष से कण की लंबवत दूरी को क्या कहते हैं, कोणीय संवेग। ये मैंने फॉर्मूला आप याद करना, इस परिभाषा में अगर रख नहीं पाओ, याद नहीं करो तो ये जरूर याद करो, ठीक है। अब इससे मेरा क्या हुआ, ये कोणीय संवेग हुआ, और ये पी क्या हुआ, संवेग। क्या है ये पी, संवेग है, रेखीय संवेग। और ये डी क्या है, दूरी है, लंबवत दूरी क्या है, लंबवत दूरी है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब इससे अब हम क्या बनाएंगे, एक तो ऐसा यूनिट बनाएंगे। अब पी क्या होता है, एम इंटू वी, जो कि मैंने पढ़ा, जो ये दिया है आपको, एम द्रव्यमान, वी क्या है वेलोसिटी, और डी को हम दूरी से नापेंगे, और दूरी ये मान लीजिए मैंने दूरी लिख दी, ठीक है। ये दूरी क्या है, लंबवत दूरी है। क्या है ये, लंबवत दूरी है। ये कोई कण है वो लंबवत दूरी पर है, और इसका मान अपने लंबवत दूरी मानना है। ये कोई और घूर्णन अक्ष के सापेक्ष हो रहा है, और अक्ष से पारित हो रहा है। और m इंटू वी, एम क्या है किलोग्राम, और v क्या है मीटर पर सेकंड। क्या है, मीटर पर सेकंड। और दूरी क्या है, मीटर, मीटर में रिप्रेजेंट करेंगे, मीटर में तो नापते हैं इसको, इसका परिमाप क्या होता है, मीटर में होता है। और वेग क्या है, मीटर पर सेकंड। इससे हमारा ऐसा यूनिट आ गई दोस्तों, ऐसा यूनिट क्या आ गई, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। क्यों, मीटर मीटर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीटर स्क्वायर बटे सेकंड, क्या आ गया सेकंड। अब विमीय सूत्र निकालेंगे इसका, विमीय सूत्र क्या निकालेंगे, विमीय सूत्र। हमारे कंपटीशन में एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, कोणीय संवेग की या ये परिभाषा पूछ ली जाएगी, इसको ही परिभाषा पूछ ली जाएगी। अगर परिभाषा नहीं पूछे, आगे क्वेश्चन नहीं आता परिभाषा से, लेकिन इससे ये पूछ लिया जाएगा कि ऐसा यूनिट क्या है, कोणीय संवेग की ऐसा यूनिट क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन में, ये पूछ लिया जाएगा। और विमीय सूत्र क्या है, जब आपको फॉर्मूला पता होगा, जब आपको ये फॉर्मूला पता होगा तो आप ऐसा यूनिट भी निकाल पाओगे, और जब ऐसा यूनिट निकल जाएगी तो आप विमीय सूत्र भी अपने आप निकाल पाओगे। कैपिटल एम ये मैंने बताया है, और स्मॉल एम को एल से एल स्क्वायर, और एस है वो ऊपर की तरफ जाएगा तो ए एस टी माइनस वन भी जुड़ जाएगा, एम एल टू टी माइनस वन। ये कोणीय संवेग का विमीय सूत्र, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, और ये एक फॉर्मूला से क्वेश्चन बना हुआ है दोस्तों। अब हम बात करें उत्तोलक और लीवर के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे उत्तोलक, लीवर। लीवर वो हमारे बॉडी के अंदर जो होता है लीवर, उसकी बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम। लीवर अलग एक पॉइंट है जो हमारे दैनिक जीवन में यूज भी करते हैं। इसमें 3 पॉइंट है, आलम, आयास और भार। आलम, आयास और भार, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछे। प्रथम प्रकार के उत्तोलक, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक, तृतीय प्रकार के उत्तोलक, जो हमारे दैनिक जीवन में उसका इस्तेमाल भी करते हैं, तो उससे हम रिलेटेड करके पूछना पड़ेंगे। तो जब रिलेटेड कर लेंगे, हम किसी को ज्वाइन कर लेंगे या ज्वाइन कर लेंगे, या फिर हम किसी को किसी चीज के साथ जोड़ लेंगे, तो हमें ये टॉपिक हमें आराम से याद आ जाएगा, और बहुत आसान टॉपिक है ये। अब बात करते हैं आलम की। मान लीजिए कोई बॉडी है, यहाँ पर मैंने भार लगाया, ये जो भार है मैंने यहाँ पर रखा, क्या डब्लू क्या है भार, और यहाँ पर फलक्रम है, क्या है फलक्रम, आयास जो बोलते हैं फलक्रम, ठीक है, सॉरी आलम जो बोलते हैं उसको फलक्रम कहते हैं दोस्तों। और ये जो है यहाँ पर मैंने एफर्ट डाला, यहाँ पर मान लो कोई ये बॉडी है, इसको मेरे को उठाना है, और यहाँ पर मैंने रिजिड बॉडी, यहाँ मतलब फिक्स कर दिया, और ये जो फलक्रम है वो हमेशा फिक्स्ड होता है, इस बात में थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे ये फिक्स किया, मेरे को इस भार को मुझे उठाना है, और ये जो भुजा होती है इसको भार भुजा कहते हैं, भार भुजा। और ये जो भुजा होती है इसको आयास भुजा, जिसको ऐसे बोलते हैं, और जिसको हम आलम बोलते हैं, जो सॉरी इसको हम आयास एफर्ट भुजा बोलते हैं। ये भुजा होती है वो आयास भुजा, और ये भुजा होती है तो भार भुजा। तो जब ये भुजा होगी, अब इस भुजा की वजह से हमारे जो वेट है हमें उठाना है, तो उस फलक्रम को हम आगे पीछे खिसका सकते हैं। कौन सी चीजें हमें उठानी है, भारी उठानी तो उसको नजदीक लेके जाएंगे या फिर दूर लेके जाएंगे, इनके बारे में थोड़ा हम प्रथम प्रकार के उत्तोलक, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक और तृतीय प्रकार के उत्तोलक हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम भार यहाँ पर लिया मैंने, और ये फिक्स कर दिया। फलक्रम हमेशा फिक्स होगा, इस बात का थोड़ा ध्यान देना है। यानी जिस बिंदु के चारों ओर, ये जो चारों ओर, ये जो पॉइंट है, पॉइंट के चारों ओर, जब मान लो यहाँ पर एक झूला देखा होगा, बच्चों का झूला देखा होगा, ये बच्चा यहाँ पर बैठा है, एक बच्चा यहाँ पर, ये इधर ना नीचे की तरफ, अगर इसका वेट ज्यादा हो इस बच्चे का तो ये इधर की ओर आ जाएगा, अगर इस बच्चे का वेट ज्यादा हो तो इधर की ओर आ जाएगा। ये हमें एग्जाम्पल दैनिक जीवन में हम देखते हैं,
भार के अंदर देखा होगा आपने। और इसका आयास क्या, एफर्ट, एफर्ट जो वो बल, आरोपित बल, जो आरोपित जो बल होता है वो क्या होता है, हमारा आयास होता है। और उसके बाद हम भार के बाद लोड, जो हमें वेट उठाना है, जो क्या करना है, हमें वेट उठाना है। अब हम इसकी थोड़े एक सिद्धांत के बारे में देखेंगे। सिद्धांत क्या है, मान लीजिए ये पी पॉइंट है, और जब पी पॉइंट है और ये भी पॉइंट क्या है, अब इसको थोड़ा मैं मिटा कर भी आपको समझाता हूँ अच्छे से। अभी जो मैंने जो 3 आयास दिखाया आपको, आयास क्या होता है, उत्तोलक का सिद्धांत जानेंगे अभी। आयास जो आयास है वो एफर्ट है, जो आलम है वो फलक्रम है, और उस जो भार है उसको हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। तो थोड़ा ध्यान से देखना इसको। यहाँ पर मैंने डब्ल्यू भार लिया है, और ये जो यहाँ पर फलक्रम लगा दिया मैंने, क्या लगा दिया, फलक्रम। और फलक्रम को याद रखना, ये आलम है, क्या है दोस्तों, आलम है। और यहाँ पर मैंने पी पॉइंट ले लिया, पी पॉइंट मतलब यहाँ पर मैंने एफर्ट डाल दिया, ई को रिप्रेजेंट मैंने पी से कर दिया। इसकी जो भुजा वो ए है, इसकी जो भुजा बी ए क्या है, बी है। ये भार भुजा कहलाएगी और ये आयास भुजा कहलाएगी। बल, ये जो सिद्धांत है किस पर कार्य करता है, बल आघूर्ण पर कार्य करता है। मान लीजिए फलक्रम है जो फिक्स पॉइंट पर है और ये आघूर्ण करेगा, मान लो ये पूरी दिशा में घूम भी तो सकता है इसको, अगर ये फोर्स लगता है घूम भी सकता है, तो ये बल आघूर्ण पर कार्य करेगा। और संतुलित अवस्था में क्या होता है, जब संतुलित अवस्था P व W के F के पार आघूर्ण बराबर तथा विपरीत होंगे। इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। मान लीजिए ये P है इंटू A है, ये हमेशा इक्वल होंगे किसके, इस भार के। जब इस स्थिति में संतुलित अवस्था होगी, संतुलित अवस्था मतलब ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करके रखेंगी, संतुलित बल जो बोलते हैं इसको। और ये डब्ल्यू बी होगा, क्या होगा, डब्ल्यू बी होगा दोस्तों, मल्टीप्लाई में होगा, ये इंटू कर देते हैं। अब क्या होगा, एक इसके अंदर यांत्रिक लाभ देखेंगे। यांत्रिक लाभ क्या होता है, P बटे डब्ल्यू बराबर, जो ये A है वो नीचे चला जाएगा B बटे A। ये क्वेश्चन हमेशा आता है, क्या आता है दोस्तों, ये क्वेश्चन इस उत्तोलक के सिद्धांत में देखने को। यहाँ पर जो आयास भुजा है वो पूछ में आयास भुजा इतनी है और ये ना हमारे भार भुजा इतनी है, तो हमें एफर्ट का मान निकाल के दिखाओ या फिर हमें भार निकाल के दिखाओ। तो इससे हम इस चार पॉइंट से, 4 टर्मिनोलॉजी से हमें एक टर्मिनोलॉजी पूछ ली जाएगी। ये क्वेश्चन बहुत आसान सा बनेगा इसके अंदर। अभी हम बात करेंगे प्रकार के, प्रथम प्रकार का उत्तोलक, द्वितीय प्रकार का उत्तोलक और तृतीय प्रकार का उत्तोलक। उसमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है कि ये जो कैंची है वो किस प्रकार का उत्तोलक है, या फिर हमारा जो झूला है वो किस प्रकार का उत्तोलक है। तो इसके बारे में हम थोड़ी सी अब बात करेंगे और ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है आपको। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं प्रथम प्रकार के उत्तोलक। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनेगा। क्या क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन ये बोलेगा कि प्रथम प्रकार के उत्तोलन में आलम कहाँ होता है, भार कहाँ होता है और आयास कहाँ होता है। और कम आयास से मतलब कभी भी कम आयास से अधिक भार उठाने के लिए, मतलब जो अधिक भार उठाना होता ना, तब हमें क्या करना पड़ता है, इस प्रथम प्रकार के उत्तोलक की जरूरत पड़ती है, प्रथम प्रकार के लीवर की जरूरत पड़ती है दोस्तों। इसमें आयास जो भुजा होती है वो भार भुजा से बड़ी होनी चाहिए इस कंडीशन में। कैसे मैं अभी समझाऊंगा आपको, पहले आप ये जो लिखा हुआ है उसके बारे में देख लेते हैं। जो ये 1 से अधिक 1 से कम व 1 के बराबर, ये क्या लिखा है, ये यांत्रिक लाभ लिखा है। क्या लिखा है, यांत्रिक लाभ। और यांत्रिक लाभ के अंदर मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी, P इंटू A बराबर W इंटू B। ये भार भुजा होती है, ये आयास भुजा होती है। ये P को हमने आयास लिया तो W हमारा भार है ही, तो P बटे A, W बराबर क्या होगा, B बटे A। क्या होगा, B बटे A। थोड़ा सा फिर से देख लो, ये जो वैल्यू होगी वो 1 से अधिक भी हो सकती है यांत्रिक लाभ, और 1 से कम भी हो सकता है, और 1 के बराबर भी हो सकता है। इसके बारे में आपको ध्यान रखना होगा। अब ये जो आलम है वो भार और तथा आयास B के बीच में होता है। मतलब इसकी कंडीशन कैसे होगी, ये तो भार W होगा, ये आयाम है, जो आयाम है, जो फलक्रम है ना, मतलब दोस्तों जो फलक्रम है वो F है, वो यहाँ पर होगा, बीच में होगा। इस कंडीशन में क्या होगा, बीच में होगा। और इसमें क्या होगा, ये जब हम एफर्ट डालेंगे तब ये कंडीशन होगी। और एफर्ट डालेंगे इसको P से रिप्रेजेंट, ये भार है, W क्या यहाँ पर भार है, क्या दोस्तों भार है। अब इसके बाद जो एग्जाम्पल हमारे दैनिक जीवन में यूज करते हैं वो कौन कौन से हैं इसके, हम जो कैंची यूज करते हैं, मान लीजिए कैंची के बीच में तो फलक्रम होता है दोस्तों। हम जब काटते हैं तो हम पीछे की तरफ से हम फोर्स लगाते हैं, एफर्ट डालते हैं, और फिर वो आगे की तरफ भार जो होता है उसको काटने को शुरू होता है, और बीच में फलक्रम होता है उसके। वो जो खाने की जो मुड़ी हुई जो छड़ होती है वो भी हमारी क्या होती है, वो भी है हमारा प्रथम प्रकार का उत्तोलन। कील उखाड़ने का हथौड़ा, जो कील हम जब हथौड़े से क्या करते हैं, ऊपर की तरफ तो हम
एफर्ट को डालते हैं और बीच में हमारा क्या होगा फलक्रम, और आगे की तरफ जो कील को पकड़ेंगे हम, वो उस कंडीशन में क्या होगा, वो होगा भार। और उखाड़ने की हथौड़ा हो गया, प्लास हो गया, प्लास में बच्चों के जो झूलने वाला जो तख्ता हुआ, संडासी हुआ, लेनर कटर हुआ, ये हमारे प्रथम प्रकार के उत्तोलक है जो हमारे दैनिक जीवन में यूज लेते हैं। इसको दैनिक जीवन में यूज करके ही याद करना ताकि ये याद हो जाए। इसके बाद हम बात करेंगे द्वितीय प्रकार के उत्तोलक और तृतीय प्रकार के उत्तोलक। पढ़ेंगे हम द्वितीय प्रकार के उत्तोलक और तृतीय प्रकार के उत्तोलक। प्रथम प्रकार के उत्तोलक हो चुके हैं। इसमें पूछा क्या जाएगा, सबसे बड़ी बात यह है कि सवाल कैसे आएंगे, क्वेश्चन कैसा आएगा। इसमें क्वेश्चन ये आएगा कि द्वितीय प्रकार के जो उत्तोलक होते हैं उसमें भार होता है ना, भार, वो आलम से एफ फलक्रम और आयास जो हमारा जो एफर्ट होता है उसके बीच में होता है। कैसे बीच में होता है, मान लीजिए एक हम जो दैनिक जीवन में हम कोई चीज यूज करते हैं उससे हम पर ज्यादा पता चलेगा, लेकिन हम डायग्राम से मैं एक बार बता देता हूँ आपको। भार होता है ना, भार, वो हमेशा क्या होगा, भार जो डब्लू होगा दोस्तों वो बीच में होगा किसके, आलम एफ से, ये फलक्रम ये आलम हो गया और आयास हो गया पी। तो इस कंडीशन में ये एफ होगा, ये डब्लू होगा, वो बीच में होगा। और इस कंडीशन में जो हमारी जो आयास जो भुजा है ना, जो आयास भुजा है वो हमेशा बड़ी होगी बी से। जो बी कौन सी भुजा है, भार भुजा है, वो हमेशा क्या होगी, उससे बड़ी होगी। उस कंडीशन में जो हमारा यांत्रिक लाभ आएगा वो एक से अधिक आएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है भाई यांत्रिक लाभ क्या है, एक से ज्यादा होगा तो वो द्वितीय प्रकार के उत्तोलक होंगे। और इसके एग्जाम्पल हमसे पूछ लिया जाता है कभी कभी ऑप्शन में, नींबू जो निचोड़ते हम, आपने कभी ध्यान दिया होगा, जो नींबू निचोड़ते हैं उसके जो एंड पॉइंट पर ही हमारा फलक्रम होता है, बीच में हमें एफर्ट बल डालना पड़ता है, भार देना पड़ता है, और एफर्ट हमें लास्ट में लगाना होता है ताकि वो हमें नींबू आराम से निचोड़ दे इसको। और सुपारी काटने का जो श्रमता होता है ना, वो भी हमारा क्या है, द्वितीय प्रकार का उत्तोलक है। और जो कूड़ा ढोने की जो एक पहिए की जो गाड़ी होती है, कूड़ा ढोने की एक पहिए की जो गाड़ी होती है, वो भी क्या होती है, वो भी हमारी द्वितीय प्रकार की उत्तोलक होती है। अब तृतीय प्रकार के उत्तोलक, अब जब डब्लू हमारा बीच में आ गया, पहले फलक्रम बीच में था, फिर डब्लू बीच में था, अब आयास बीच में होगा दोस्तों। क्या आयास बीच में होगा, और जो बी होगा, जो हमारी जो भार जो भुजा होती है, जो भार भुजा हुआ उसका मान हमेशा ज्यादा आएगा। क्या आएगा, ज्यादा आएगा। तो इसका जो डायग्राम हम कैसे ड्रॉ करेंगे इसको थोड़ा सा देख लो। डायग्राम तो हमेशा ड्रॉ करना है, बीच में हम पी रखेंगे और ये डब्लू रखेंगे। देख लो जो हमारा आलम है ना, आयास पी है ना, पी, और फलक्रम एफ और भार डब्लू के बीच में होगा। तो ये क्या, फलक्रम हम एक साइड में लगा दें। इस कंडीशन में हमारी बी की जो वैल्यू होगी ना दोस्तों, वो हमेशा वैल्यू बी बोले तो भार भुजा और ए बोले तो आयास भुजा होती है दोस्तों। इस कंडीशन में हमारा जो यांत्रिक लाभ है वो एक से कम होगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जो यांत्रिक लाभ होगा वो क्या होगा, एक से कम होगा। वो कौन से प्रकार के उत्तोलक है, तृतीय प्रकार के उत्तोलक है। और किसान का जो हल होता है, किसान का जो हल होता है वो तृतीय प्रकार के उत्तोलक में आता है। और जो हमारा चिमटा होता है वो तृतीय प्रकार के उत्तोलक में। आपने ध्यान दिया होगा चिमटे के एक साइड में फलक्रम लास्ट में होता है, बीच में हम एफर्ट डालते हैं, हमारा क्या होगा, एफर्ट बीच में डाला, तभी तो हम किसी चपाती को पकड़ पाते हैं दोस्तों। दोनों के बीच में जब हम एफर्ट डालेंगे बीच में, और फिर हमारा फलक्रम बीच में है और हम उस चपाती को पकड़ना चाहते हैं, तो हमारा ये जो चिमटा है उस चपाती को आराम से पकड़ लेगा दोस्तों। ये हमारे तृतीय प्रकार के उत्तोलक हो गए। पर ये जो उत्तोलक जो टॉपिक करवाया है मैंने, न्यूटन की गति के नियम, फिर उत्तोलक, फिर आवेग और संवेग, फिर जड़त्व आघूर्ण और कोणीय संवेग। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बल के अंदर। और ये हमें आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और जुड़ने के साथ साथ इसको याद भी करिए। और आगे आने वाले जो कंपटीशन एग्जाम है इससे बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। और हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें दोस्तों।